एज स्पोक्स पर्सन PC कॉन्स्टिट्यूंसी पटन छुस बह तोह सत वनकस मुखातिब गसान कह मेन कत मे तोह सत शेयर करने यम जन बह अवामस तान यसान वातनावन तुहद वसादत। बेदार साहबन अख बयान दित कि मौलाना इमरान रजा अंसारी में इल्ज़ाम लगावा मेरे ऊपर इल्ज़ाम तराशी कर रहा है रिगार्डिंग तुफैल मत्तू केस जो था 2010 में हुआ था उसी के रिगार्डिंग, लेकिन वो इल्ज़ाम तराशी नहीं है, वो हक़ाइक़ पे मबनी है। हक़ाइक़ किस पॉइंट से उसके पास हमारे पास सबूत भी है, आप मीडिया हो, हम आपको इसके बाद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो सबूत भी देंगे कि आया ये सही है कि गलत है। तुफैल मत्तू शायद 11 जुलाई 2010 में शहीद किए गए। तो उसके उस दौरान जो SSP श्रीनगर थे वो रियाज बेदार साहब थे, ये सब जानते हैं। जब वो तुफैल मत्तू का वाक़ा पेश आया, उस वाक़ा के फ़ौरन बाद पुलिस यानी SSP रियाज बेदार की जानिब से मुतज़ादात बयान पेश आए। उनमें से पहला बयान ये था कि तुफैल मत्तू स्टून पेल्टिंग कर रहा था पुलिस के ऊपर। तुफैल मत्तू पुलिस के ऊपर पत्थर बरसा रहा था। जब पुलिस उसको चेस करने लगी, वो भागता हुआ एक पत्थर से टकरा गया, उसके सर में चोट आ गई, वो उसी दौरान मर गया। ये एक बयान आया पुलिस की जानिब से उस वक्त SSP रियाज बेदार की जानिब से। तो उसके फ़ौरन बाद ही उन्होंने ये बयान तब्दील कर दिया। उसके फ़ौरन बाद उन्होंने कहा कि ये गनी स्टेडियम में, श्रीनगर में जो गनी स्टेडियम है, वहाँ पे क्रिकेट खेल रहे थे, बच्चों के दरमियान कुछ झगड़ा हो गया, इसके सर में विकेट लग गया, तो वो उस विकेट के लगने से मर गए। ये आया दूसरा बयान। तीसरा बयान ये आया कि जनाब अली, तीसरा बयान ये आया कि जो पथराव करने वाले थे उस वक्त, जो स्टोन पेल्टर्स थे, उनका पत्थर तुफैल मत्तू के सर में लग गया, जिससे वो अजान हो गए। उन्होंने ही फिर उसको SMHS हॉस्पिटल ले गए, जहां उन्होंने डॉक्टरों ने उनको डेथ करार पाया। जब वहाँ पुलिस पहुंची तो पुलिस ने इस पे पर्दा डालने की कोशिश की। उन्होंने डॉक्टर को भी हरास किया, स्टाफ को भी हरास किया, उन लोगों को भी हरास किया, इवन तुफैल मत्तू के घर वालों को भी हरास किया कि इस मसले को हम यही दफन करते हैं। ये हक़ाइक़ हमारे सामने, इसके सबूत भी है, आप देख सकते हो। द इंडियन एक्सप्रेस इसका एक सबूत है। इसमें सीधे लिखा गया, इनिशियली पुलिस क्लेयरमेंट तुफैल डाइड आफ्टर ट्रिपिंग ऑन ए स्टोन व्हाइल सिक्योरिटी फोर्स वर चेसिंग स्टोन पेल्टर्स। ये सबूत है। उसके बाद क्या हुआ, जब वो अवाम ने देखा कि तुफैल मत्तू एक कमसिन लड़का ये शल लगने से मर गया, उन्होंने वो बॉडी उनके से खींची, उन घर वालों के साथ खींची और सड़क पर रखी। बोला कि जब तक इसका FIR या पोस्टमार्टम नहीं होगा तब तक हम इसको दफनाने नहीं देंगे। इसके बाद जब पुलिस का ये वर्जन आया, 3 वर्जन आए, अलग अलग वर्जन आए, तो इसके बाद बाय फोर्स पोस्टमार्टम तुफैल मत्तू का हुआ। जब तुफैल मत्तू का पोस्टमार्टम हुआ, एक मिनट, जब तुफैल मत्तू का पोस्टमार्टम हुआ तो वहाँ पे क्लियर एक थिंग हो गई। द ऑटोप्सी रिपोर्ट क्लियर पॉइंटेड आउट टू द फैक्ट तुफैल वाज किल्ड बाय हाईली वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल स्ट्राइकिंग एट वेरी शॉर्ट रेंज। यानी तुफैल मत्तू के, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखा रही है, तुफैल मत्तू के सर में जो शल लग गया वो एक नजदीक से लगाया गया था। वो गोया इसका मतलब ये हुआ, जो इन्होंने मुतज़ाद बयान दिए, विकेट लगने से मर गया, सर पे चोट आने से मर गया, या किसी का स्टोन इसके सर में आ गया, उसकी वजह से मर गया। गोया कि ये बात भी क्लियर हो गई वहाँ पे। फिर जब अब FIR की जिक्र आती है, FIR नहीं लग रहा था, FIR नहीं लग रहे, उसके 7 दिन बाद तुफैल मत्तू के पेरेंट्स ने अप्रोच किया उस वक्त CGM श्रीनगर, जो CGM था, चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट श्रीनगर, मिस्टर मोहम्मद इब्राहिम थे उस वक्त। उन्होंने उसके पास ये एप्लीकेशन ले गए, अपने दाद बिदाद ले गए कि हमारे बच्चे का जो कत्ल हुआ उसका FIR देंगे। उसकी बिना पर जब उसने ऑर्डर निकाला कि इसका FIR होना चाहिए, इसका FIR होना चाहिए, जब FIR उसने क्लियर कर दिया कि इसका FIR होना चाहिए,
फिर FIR जाके लगा, whether FIR has been filed, yes, if yes, FIR number and section invoked। ये आप देख सकते हो, इसका ये सबूत है हमारे पास। जब FIR भी लग गया, जब इसके बाद FIR भी लग गया, तो गवर्नमेंट, उस वक्त की गवर्नमेंट जो उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट चल रही थी कश्मीर में, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक नया ड्रामा किया, उन्होंने SSP रियाज बेदार को रिमूव कर दिया। रिमूव किस बात पे किया? एक तो तुफैल मतू शहीद हो गए, उसके बाद जब प्रोटेस्टर्स ने प्रोटेस्ट किया, उसके बाद 132 जवानों का खून का नजराना भी हमें देना पड़ा। वो कारण क्या था? वो कारण था SSP रियाज बेदार की नेगलेंस। इसीलिए उमर अब्दुल्ला ने उसको उस वक्त रिमूव कर दिया कि आप नाअहल हो। ये बात आप लिख के लीजिए, उसने कहा उस वक्त आप नाअहल हो। ये उसका भी सबूत है, आप देख सकते हो। इसके बाद मैं आपको सारी कॉपी डिटेल में दूंगा। जब SSP रियाज बेदार को रिमूव कर दिया गया इस पोस्ट से, आप नाअहल हो, आपकी वजह से निज़ाम रब्त ज़ब्त में निज़ाम में खराबी पेश आ गई, ये नज़्म ज़ब्त खराब हो गया। उसके बाद 1-2 महीने के बाद आप देखें कि नेशनल हुकूमत क्या क्या हथकंडे अपना रही है कश्मीरियों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। आप मुझे ये समझ में ही नहीं आ रहा है, अगर 2 महीने पहले SSP रियाज बेदार को तुफैल मतू के केस में और 132 अफराद के कत्ल के केस में इसको रिमूव कर दिया, आप नाअहल हो। इसके बाद पुलिस गैलेंट्री मेडल रियाज बेदार को दे रही है फॉर ब्रेवरी। ये मैं सवाल करना चाहता हूँ लोगों से, ये किस चीज की ब्रेवरी का ये गैलेंट्री मेडल था? ये शायद इसी का मेडल था कि आपने 132 नौजवानों का खून सरेआम सड़कों पे डाल दिया। ये शायद इसी का था, हम इसी का अंदाजा लगाते हैं। इसके बाद एक और ट्विस्ट आया इस प्रोग्राम में। ट्विस्ट क्या आया? जब 2017 में रियाज बेदार रिटायर हो गए, अपने ओहदे से रिटायर हो गए, रियाज बेदार अच्छी तरह से रिटायर हो गए। जब वो रिटायर हो गए 2017 में, फिर नेशनल वालों ने एक वॉशिंग मशीन बनाई है, नेशनल वालों ने, उसमें उस इंसान को डाला जा रहा है। तथ वॉशिंग मशीन में सह इंसान त्रावन युस दागदार आमिस कह दाग युथी सह तथ वॉशिंग मशीन में त्रावन तो युथी सह नेरान सह नेरान साफ तो शफाफ। फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, उमर अब्दुल्ला ने रियाज बेदार को लाया, उस वॉशिंग मशीन में इसको धो के साफ सफाई करके अवाम में लाया, तो बोला आपको हम अब पटन कॉन्स्टिट्यूंसी की मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली के इंतखाब का लिए मुंतखब कर रहे हैं। ये एक और ट्विस्ट था इसमें। हम ये लोगों से मैं ये दरखास्त करना चाहता हूँ, आप लोग ये क्यों नहीं समझ रहे हो कि ये जागीरदाराना निज़ाम कब खत्म होगा? ये जागीर इससे बढ़कर और एविडेंस क्या हो सकती है लोगों की आंखें खोलने के लिए? इसके बाद जब अब लोग शिकायत कर रहे हैं कि हमें रियाज बेदार बोल रहा है कि हमें एक मौका दे दो, पटन वालों मुझे एक मौका दे दो, मैं पटन को बना के दूंगा। मैं रियाज बेदार को क्लियर कर देना चाहता हूं, 2019 में हमने रियाज बेदार साहब हमने आपको मौका दिया। जब मेंबर पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए अनाउंसमेंट हुए, अब पार्लियामेंट्री इलेक्शन होंगे, तो उस वक्त हमने आपको मौका नहीं दिया। उस वक्त हमने आपको मौका दिया, हमने पटन वालों ने आपकी जबान पे नेशनल कॉन्फ्रेंस को 13,500 वोट दिए। आप रिकॉर्ड देख लीजिए, 13,500 वोट। इट इज नॉट ए जोक, ये जोक नहीं है। 13,500 वोट कोई कीमत रखता है। उन्हीं वोटों से वो जीत के हमारी तरफ से पार्लियामेंट में गए। जब वो पार्लियामेंट में गए, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए हर एक जो MP होता है उसको 5 करोड़ रुपए मिलते हैं वहां पे लोगों के लिए। इनको वागुजार करो, इनके क्या मसाइल है। देखो, आज तक मुझे एक सबूत लाए, रियाज बेदार एक सबूत लाओ मेरे पास कि मोहम्मद अकबर लोन तब से लेकर टिल डेट तक हमने पटन में उसको नहीं देखा। किसी भी पटन के अफराद से यही कह दो, आप जाओ बाजार में जाओ, आप मीडिया हो, आपका काम है ये देखना कि कहाँ पे सही होता है कहाँ पे गलत होता है। आप जाओ, आप उनको देखो। जब मोहम्मद अकबर लोन ने पार्लियामेंट इलेक्शन जीता,
2019 में पटन के लिए या पटन इस नॉर्थ के लिए जीता, तो वो क्या आपके पास कभी आए कि भाई मेरे पास 5 करोड़ रुपए का फंड्स आया है, आपको कोई जरूरत तो नहीं है, कोई गरीब तो मर नहीं रहा है? नहीं, उन्होंने अपनी जेबें भरी, वो अपनी जेबों को भरने में लगे हुए हैं। उस इन्वॉल्वमेंट में, इस डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस इन्वॉल्वमेंट में जाहिर सी बात है एसएसबी रियाज बेदार भी होंगे। अगर हमने रियाज बेदार को एक बार मौका दिया, अब क्यों वो हमें बार बार ये बोल रहे हैं कि हमें मौका दे दो, मैं पटन को दिखाऊंगा, मैं ये करूंगा। एमपी था आपका, कल तक एमपी था जब तक इंजीनियर रशीद ने नया इलेक्शन जीता। एमपी मोहम्मद अकबर लोन था, मोहम्मद अकबर लोन कसम मैं सानी कंची खुदा रसूल तुशका पटन आमुत या रियाज बेदार कसम मैं खुदा रसूल हाजिर नजर रटित अवाम की तरफ मोहम्मद अकबर लोन आवाज जा योर पटनस वुचने अगर ये ऐसे मेंबर पार्लियामेंट हो। बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है। इसके बाद एक और मामला आता है कि हॉस्पिटल का मामला या पटन बाजार का मामला आता है। पटन बाजार के रिगार्डिंग मौली साहब ने 60 करोड़ रुपए लाए पटन ब्यूटिफिकेशन के लिए, पटन बाजार के लिए। पटन की लूक यम जन वनकस रियाज बेदार सपोर्ट करान तिम लूक गई तम सात मौली साहब इत बचाव नबी सिंह पास। मौली साहब ने बोला क्या बात है, मैंने 60 करोड़ रुपए लाए आपके लिए, आपके पटन की ब्यूटिफिकेशन के लिए, आपकी रोड वाइडिंग के लिए लाए। बोला नहीं, हमें रोड वाइडिंग नहीं चाहिए, क्या क्या जरूरत शराय मज दुकान पे तावन मिल कंपनसेशन ते ये किसकी गलती है? ये भी इन चिद्राल बनेमुत, इनके मुंह से पर्दा अब उठ गया है। बुश दपान यम कित बुत छलित नबर। इतने सबूत है हमारे पास, एक एक सबूत का हम एक एक सबूत ऊपर से रखेंगे। इनको फैक्ट है ये, इनकी तरह ड्रामाबाजी नहीं है। हम शाम को निकलते हैं, ड्रामा करते हैं, वो करते हैं, हमें वो नहीं आता है। हमें काम करना है, हमें लोगों को अशल लूक थावन आवर, अशल लूक थावन आवर के ब्याक इल्जाम लगो अम सिंह तारिक रशीद रात मौली साहबस बने पटनस मज आसस कदर जाए। ये बात आप क्लियर कर लीजिए। मौली साहब को मैंने भी बोला मेरा घर आपके लिए हाजिर है, आपके ऑफिस के लिए हाजिर है, मगर बदकिस्मती से मैं थोड़ा दूर रहता हूं, उसको चढ़ाई वगैरह है। मैंने सोचा, मौली साहब ने सोचा लोगों को दिक्कत होगी। उसके अलावा जो हमारे उबैद साहब है, जो हमारे नेशनल के पहले सफ़े के, यहाँ पटन के पहले सफ़े के बंदे हैं, जो मौली साहब के उस वक्त पीए थे शायद आप उसके, आपका बाप जनरल सेक्रेटरी था नेशनल का, इसका ऑफिस भी खुला है यहाँ पर। मगर मौली साहब की आइडियोलॉजी देखो, उसने बोला अगर हम बाजार में ऑफिस देंगे, बाजार में ऐसे ही जाम होता है आम गाड़ियों से, जब हमारी गाड़ियां आएंगी, हम आएंगे, तो आप देखो लोग कितना मुतासिर होंगे इस बात से। तो हो गया ये मसला। हमने यहाँ पे ये पलाहल पटन कॉन्स्टिट्यूंसी है, अब इनको ये भी खटक रही है, पलाहल के लोगों के लिए भी ये बात मैं कहना चाहता हूँ, इनको ये भी खटक रही है कि मौली साहब ने पटन में ऑफिस नहीं रखा, इन्होंने पलाहल में रखा। पलाहल के लोग क्या लोग नहीं है, उनका हक नहीं है। पलाहल वाले यहाँ से 10 बजे रात निकलते हैं, यहाँ पे हर रोज हर शाम 200, 300, 150, 100 नई ज्वाइनिंगें होती हैं। आप मीडिया वाले हो, मैं आपको दावत देता हूँ, आज अचानक आप दौरा कीजिए यहाँ का, आप देखिए 2 बजे 3 बजे के बाद यहाँ पे कितनी भीड़ होती है। तो दूसरा वो मुझे एक मसला था याद आया था, एचडीएच हॉस्पिटल के लिए मौली साहब ने उस वक्त 4 करोड़ रुपए लाए। तो लोगों का ये भी मानना है, ये भी कहना है कि इसने ये हॉस्पिटल ट्रांसफर करवाया, यहाँ पे शिफ्ट करवाया जबरदस्ती। जब ट्रामा हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनी थी, ये ऑक्यूपाई होनी जा रही थी सीआरपी के। अगर ये उस वक्त ऑक्यूपाई सीआरपी के पास हो जाती तो हमारे पास क्या रहता? वो जो बिल्डिंग है उसको इंजीनियर्स ने करार दिया कि ये बिल्डिंग अब काम की नहीं है, ये किसी भी वक्त गिर सकती है। अगर वहां पे इस वक्त भी फंक्शन चल रही होती, डॉक्टर साहब प्लस पेशेंट प्लस आम लोग वो इस बिल्डिंग के नीचे किसी भी वक्त आ सकते, वो दब सकते थे। मिनट जो सब में स्लिप भी आगे पूछता है ना, लोगों के सामने ये सब मैं रख रहा हूँ। लोग मजाज है वो असल हकाइक से वाकिफ हो चुके हैं। अब लोगों से मेरी ये इल्तिजा है कि आप देख के अब चलिए कि आपको किस सिमत में जाना है। बाकी अस्सलाम।